नमस्कार। क्या वाकई अच्छे दिन आए हैं? आज का प्रोग्राम हम शुरू करेंगे एक ऐसे मंत्री के साथ जो इस पूरे कार्यक्रम के, सरकार के एक साल के कार्यक्रम के एक तरह से प्रोग्राम इंचार्ज हैं, आयोजक हैं। उनको नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आप पूरी तरह से ये प्रोग्राम आयोजित कीजिए कि दिखाइए दुनिया को कि वाकई अच्छे दिन आए हैं। आज कई मंत्री आएंगे, कई विपक्ष के नेता भी होंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं आज के पहले वक्ता से। प्लीज वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, सीनियर बीजेपी लीडर अनंत कुमार। सर, शुरुआत करते हैं। अच्छे दिन आप कह रहे हैं आए हैं, आप हमें बताइए शुरुआत में कि आपका जो मंत्रालय है केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, उसको लेते हुए और पूरे कैबिनेट सिस्टम को लेते हुए तीन बड़ी उपलब्धियां बताइए, तीन कारण बताइए हमें जिससे आप कह सकते हैं कि वाकई अच्छे दिन आए हैं। जब पिछले साल नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हम पूर्ण जनादेश से सरकार बनाए, तो तब ये गरीब और जो असंगठित श्रमिक है और किसान है, वो सारे पूरा देश भर में जो बैंक के ब्रांचेस है वहाँ जाएंगे, उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन मिलेगा, उनका भी खाता खोलेगा, उनको भी रुपया कार्ड मिलेगा, उनका एक अकाउंट होगा। ये कोई भी नहीं सोच रहे थे, लेकिन मैं बहुत खुशी से आप सबके सामने शेयर करना चाहता हूं, आज के दिन में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का हिस्सा है। पिछले 4 महीनों में 15 करोड़ गरीबों को मोदी सरकार ने बैंक अकाउंट दिया है, जनधन अकाउंट दिया है। ये पहला कारण मैं मानता हूं। और अकाउंट के साथ उनके सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि पिछले 60 साल में सोशल सिक्योरिटी नामक कोई चीज नहीं था, लेकिन इट वॉज ए अनपेंशन्ड सोसाइटी। उसमें एक पेंशन देना, अटल पेंशन योजना, और उनके लिए एक लाइफ इंश्योरेंस देना 330 रुपए में सालाना, और उनके लिए एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस देना 12 रुपए में, और उसमें भी पिछले 15 दिनों में 7 करोड़ लोगों ने जुड़ गया है। मुझे लगता है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन एक उपलब्धि है, सोशल सिक्योरिटी एक उपलब्धि है, और उसके साथ आज के दिन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया भर में भारत का मान सम्मान गौरव बढ़ाया है। और IMF का चेयरपर्सन भी आकर के भारत में कहती है, इफ देर इज वन कंट्री इन द वर्ल्ड which is fastest growing country, it is India. This is what IMF is telling. तो ये तीन बड़ी उपलब्धियां हैं। एक आपने कहा जनधन योजना, दूसरा आपका कहना है फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसमें जनधन योजना, लेकिन साथ में आपने सोशल सिक्योरिटी के बारे में बात की है, और तीसरा आप कह रहे हैं कि भारत की एक तरह से जो इमेज है दुनिया भर में, उसमें बदलाव लाया है मोदी जी ने। तीन बड़ी उपलब्धियां हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि जनधन योजना जो है स्कीम बड़ी अच्छी है, लेकिन ये स्कीम जो है वो एक तरह से कांग्रेस की स्कीम आपने ली है, उसे कॉपी पेस्ट कर दिया है। कांग्रेस भी बात करती थी फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में, कांग्रेस भी सोशल सिक्योरिटी के बारे में बात करती थी। आपने कांग्रेस की स्कीम ली है, उसमें अपना नाम लगा दिया है। इसमें नया क्या है कि जनधन योजना में जो कांग्रेस नहीं करना चाहती थी
और क्या वाकई ये सच है कि कई ऐसे अकाउंट्स हैं जिसमें पैसे नहीं है? यानी 15 करोड़ अकाउंट्स है लेकिन एक पैसा भी नहीं उन अकाउंट्स में। देखिए, एक पैसा नहीं है कहना सत्य से बहुत दूर होगा, क्योंकि इन गरीबों ने 15,000 करोड़ से ज्यादा इसमें जमा किया है और उसके साथ 70% ऐसे अकाउंट्स है जिसमें कोई पैसा नहीं है। देखिए क्या है, एक पूरा देश भर में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने के लिए, यानी सरकारी योजनाओं का पैसा बीच में पिलफरेज ना हो, लीक ना हो, डायरेक्टली उस आदमी को मिले, उस गरीब को मिले, उस किसान को मिले, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया पहले साल में। इसलिए हम इस पूरा 1 साल का हम जो मना रहे हैं उसका हमने घोषवाक्य दिया है, साल एक शुरुआत अनेक, क्योंकि हमने शुरू किए हैं। और सिर्फ फाइनेंशियल इंक्लूजन इतना ही नहीं है। मैं पिछले 6 टर्म से लोकसभा में हूं, तो पहले जब मैं पूछता था देयर वाज ओनली 26% ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, 26% इन रूरल एरियाज। लेकिन मोदी जी ने कहा कोई 70% नहीं होगा, कोई 90% नहीं होगा, 100% फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। और यदि 100% फाइनेंशियल इंक्लूजन किसी प्रधानमंत्री जी ने 1 साल में कामयाब किया है, वो नरेंद्र मोदी है। आपने एक अच्छी बात कही, प्लेटफॉर्म यानी आधार। एक तरह से आप आधार बनाना चाहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, और इसके लिए आप आधार जो है, जो आपके विरोधी बंगलोर में नंदन नीलेकनी ने जो शुरू किया था, उसका आप इस्तेमाल करेंगे। मुझे याद है कैंपेन के समय आपने कहा था कि नंदन नीलेकनी, ये जो आधार आप शुरू कर रहे हैं ये व्हाइट एलिफेंट है। अब उसी व्हाइट एलिफेंट का आप फायदा ले रहे हैं, यानी नंदन नीलेकनी को थोड़ा भी क्रेडिट देंगे या सब क्रेडिट आप मोदी जी को देना चाहेंगे? मैं सवाल बड़ा यही पूछ रहा हूं कि ये जितने भी स्कीम्स है इसके लिए क्या हम मोदी जी को क्रेडिट दें या नंदन नीलेकनी जैसे व्यक्ति को भी दें, क्योंकि उन्होंने ये आधार के बारे में सोचा था जिसके बारे में आपने कहा था कि वो व्हाइट एलिफेंट है। मुझे लगता है यदि इसमें क्रेडिट देने का और लेने का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि जब मोदी जी पूर्ण बहुमत से आए तो उनके सामने एक चैलेंज था, इस देश को इस हताशा से, निराशा से कैसे उभारें, इसको यहाँ की जनता के मन में भरोसा कैसे पैदा करें। तो इसलिए जो जो उपलब्ध हमारे सामने योजनाएं थी और जो नए नए योजना हम बना सकते थे, वो सारे चीजों को लेकर के हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया। जनधन योजना का, आधार का और मोबाइल का। ऐसे मोबाइल अटल जी से शुरू हो गया, मोबाइल क्रांति, टेली क्रांति। इसलिए ये सारे चीजों को लेकर के आज के दिन में हमारे सभी देशवासियों को हमने एक प्लेटफॉर्म में बांध चुका है। आपने स्लोगन क्या कहा? 1 साल का स्लोगन आपने कहा, एक स्लोगन आप रख रहे हैं, क्या है वो स्लोगन? साल एक शुरुआत अनेक। साल एक शुरुआत अनेक। आप मुझे बताइए कि स्लोगन बड़ा अच्छा है, जैसे अच्छे दिन का जो स्लोगन है वो भी एक बड़ा अच्छा स्लोगन था। क्या आप कहीं ना कहीं लोगों के एक्सपेक्टेशंस बढ़ा रहे हैं? लोग आप कहेंगे जब आप कहते हैं साल एक और आप शुरुआत अनेक, तो लोग कहेंगे कि यार दुनिया बदल देगी, यूपीए एनडीए सरकार दुनिया को बदल देगी। क्या वाकई आपको लगता है कि आप लोगों के एक्सपेक्टेशन इतने बढ़ा रहे हैं कि कहीं ना कहीं डर लगता है कभी कि लोग कहेंगे इतना बड़ा आप आयोजन कर रहे हैं 1 साल पर, 2 साल के बाद क्या होगा, 3 साल के बाद क्या होगा? कोई डर है या नहीं? नहीं, देखिए, यदि हम कहते साल एक खुशियां अनेक, साल एक काम अनेक, तो हम जैसे आप कह रहे हो ऐसे एक्सपेक्टेशन को बढ़ा चढ़ा करके बाद में खरा नहीं उतर पाते। लेकिन हमने बहुत सोच समझ करके और बहुत विनम्रता से, बड़ी विनम्रता से हमने कहा साल एक शुरुआत अनेक। हमने कई चीज़ों को शुरू किया है। अभी मेरे पास खाद है, यानी उर्वरक विभाग है। उर्वरक विभाग का जब मैं चर्चा करता हूं, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूरिया। देश में यूरिया का किल्लत है,
सर दाम बढ़े हैं, किसानों ने इस पर राइट्स किए हैं। यूरिया के दाम जब बढ़े, किसानों ने राइट्स किए इस पर। देखिए, पिछले एक साल में कोई दाम नहीं बढ़ा है। जो 5,360 रुपये पर टन का है उसको हमने मेंटेन किया है। उसको मेंटेन करते हुए उसमें रिफॉर्म्स ला करके ज़्यादा यूरिया कैसे हम उत्पाद करें और नीम कोटिंग ऑफ यूरिया करके 100% नीम कोटिंग यूरिया करके यूरिया का डाइवर्शन को कैसे रोके। सर ब्लैक मार्केटिंग हुई है यूरिया की, दाम बढ़े थे, इसलिए 2-3 महीने पहले आप जानते हैं किसान रास्ते पर आए थे। यूरिया के इशू पर कुछ किसानों ने एक तरह से एजिटेशन भी किया है। 20 साल से यूरिया का किल्लत है। जितना यूरिया भारत चाहती है उतना यूरिया हम नहीं बना रहे, इसलिए ये ब्लैक मार्केटिंग 20 साल से है। लेकिन ब्लैक मार्केटिंग को रोकने का कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। हमने क्या किया, यदि पूरा यूरिया को हमने नीम कोटिंग करेंगे तो उसका डाइवर्शन नहीं होगा, काला बाजारी नहीं होगा, अभी बंद हो जाएगा और उससे पैदावार भी ज़्यादा होगा। सर गरीब किसान को यूरिया नहीं मिलती है और जो किसान जिसके पास बड़ी खेती है उसे यूरिया मिल रहा है। ये हमेशा से एक सवाल रहा है। क्या आप आश्वासन दे सकते हैं कि आप केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर जो मिनिस्ट्री है, यूरिया के प्राइसेस दाम आप बढ़ने नहीं देंगे, ए, और बी, यूरिया उन लोगों तक पहुंचेगी जिनको असली जरूरत है यूरिया की आज? देखिए, मोदी जी के सरकार के नेतृत्व में हम एक नया पॉलिसी लेके आए हैं और आपके माध्यम के द्वारा मैं सबको कहना चाहूँगा, पूरा देश के किसानों को कहना चाहूँगा, आने वाले 4 साल में यूरिया का दाम नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा क्योंकि और नहीं, एक मिनट, उसके साथ दाम वही रखते हुए 5,360 रुपये ही रखते हुए यूरिया का उत्पाद कैसे हम बढ़ाए, उसके लिए हमने नया यूरिया पॉलिसी लाए हैं। उसमें एनर्जी रिफॉर्म्स कर रहे हैं और उससे ज़्यादा 20 लाख टन ज़्यादा यूरिया बनाएंगे और नीम कोटिंग कर रहे हैं। सर एक मिनट ना, सर आप कह रहे हैं कि दाम नहीं बढ़ेंगे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन लोग कहेंगे, इकोनॉमिस्ट कहते हैं दामों का सवाल नहीं है कि बेटर टारगेटेड सब्सिडीज चाहिए। आपको जो फर्टिलाइजर सब्सिडीज आप देंगे उन लोगों को देना चाहिए जिनको उसकी असली जरूरत है। ये अभी तक इस देश में नहीं हुआ है। बेटर टारगेटेड सब्सिडीज जिन किसानों को यूरिया की असली जरूरत है उन्हें दीजिए। वो होगा कि नहीं? देखिए, पूरा देश भर में जो गरीब किसान है, मार्जिनल किसान है, सबको यूरिया मिल रही है और सबको यूरिया मिलेगा। और सबको जब यूरिया मिलेगा, जब ब्लैक मार्केटिंग खत्म हो जाएगा। वो ब्लैक मार्केटिंग और डाइवर्शन कैसे खत्म होगा? क्योंकि टेक्निकल ग्रेड का यूरिया का दाम है 22,000, हम सब्सिडी में दे रहे हैं 5,360 में। इसलिए वो उसका एक ही उपाय है, हम टेक्निकली कुछ करें। इसलिए मोदी सरकार ने बहुत सोच विचार करके हमने नीम कोटेड यूरिया लेके आया। जी सर, जब हम नीम कोटिंग करते हैं वो यूरिया का इंडस्ट्रियल डाइवर्शन नहीं होगा, वो यूरिया किसान को ही मिलेगा और उस कम सस्ते दाम में मिलेगा और जो सब्सिडी हम दे रहे हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं पहुंचेगा, वो गरीब किसान को पहुंचेगा। सर मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कांग्रेस ने एक प्रचार शुरू किया है कि मोदी जी की सरकार जो है वो सूट बूट की सरकार है और इसमें ये सब मुद्दे आते हैं। यूरिया का मुद्दा आता है, किसानों का मुद्दा आता है, जिन विषयों, फूड ग्रेन का मुद्दा आता है, एमएसपी का मुद्दा आता है कि ये जो सरकार है ये सूट बूट की सरकार है। आज आपने तो सूट बूट नहीं पहना है। हमने कभी नहीं पहना। कभी नहीं पहना? कभी नहीं? कहाँ पहना? आप ही देख रहे हो। कभी जब फॉरेन जाते हैं तो सूट बूट पहनते हो? ऐसे ही जाता हूँ। मैंने तो पहना है। हाँ। और मुझे कोई उसमें आपत्ति नहीं, कहने में कि कोई सूट बूट पहनने में कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, एक ये अपप्रचार है, लेकिन पिछले 10 साल में यूपीए ने कैसे सरकार चलाई, सोनिया जी और राहुल ने कैसे सरकार चलाई, झूठ लूट की सरकार चलाई। यानी आपकी सूट बूट की सरकार है, उनकी झूठ लूट की सरकार थी। नहीं, उनका तो झूठ लूट की सरकार ही है, लेकिन हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र भाई की सरकार, वो सरकार गरीबों की सरकार है और किसानों की सरकार है और पिछड़े वालों का सरकार है। ऐसे लोगों की सरकार है जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है,
तो उनके लिए फिर क्यों ये इंप्रेशन क्यों जा रहा है? देखिए, क्या आपको लगता है ये दुष्प्रचार है या कुछ प्रचार में कुछ सच्चाई भी होगी? अगर किसान आत्महत्या कर रहा है, महाराष्ट्र में जहां आपकी सरकार है, जनवरी से 600 किसानों ने आत्महत्या की है। मैं ये नहीं कहता जब कांग्रेस की सरकार थी किसानों की आत्महत्या नहीं हो रही थी, तब और भी हो रही थी। लेकिन जब आप कहते हैं कि आपने दुनिया बदल दी है एक साल में, आप मानेंगे महाराष्ट्र में 600 किसानों ने मराठवाड़ा में आत्महत्या की है जनवरी 1 से, तो कहीं ना कहीं ये जो एक प्रचार चल रहा है कि सरकार जो है वो अमीरों की सरकार है, कॉरपोरेट की सरकार है, क्या ये दुष्प्रचार है? ये एक सच्चाई है कि अभी तक गरीब की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया? ये तो पूरा झूठ है और अपप्रचार है। ये दुष्प्रचार क्यों है? क्योंकि देखिए, यदि कोई रंच भर भी सच्चाई होती, यानी क्या 15 करोड़ लोग क्यू में खड़ा होकर के जनधन का बैंक अकाउंट खोलेंगे देश भर में? क्या 7.5 करोड़ लोग 15 दिन में जाकर के कोई बीमा लेंगे? यानी जो विपक्ष पार्टियां और कांग्रेस अपप्रचार कर रही है वो ऊपरी है, लेकिन जमीन के धरातल पर लोग भारतीय जनता पार्टी के, मोदी जी के योजनाओं के लिए वो पूरा उसके लिए साथ दे रहे, सहारा दे रहे। और आपने महाराष्ट्र का किसानों की आत्महत्या के बारे में चर्चा की। जी, किसानों की आत्महत्या पिछले 20-25 साल से चल रही है जी, और इस आत्महत्याओं को बंद करने के लिए, किसान को रिम्यूनरेटिव प्राइसेस देने के लिए, किसान का स्थिति को सुधार करने के लिए एक संयुक्त प्रयास चाहिए। वो प्रयास तो हमने शुरू किया है। मोदी जी ने अभी जब ओले पड़े पूरा उत्तर भारत में, तो मुझे याद है 25 साल से हम लड़ रहे थे शरद पवार जी से, कैलेमिटी रिलीफ फंड का नॉर्म्स बदलो, इसे नहीं बदला गया था। लेकिन मोदी जी पिछले 1 साल में उन्होंने कहा, यानी 50% ज्यादा, 50% ज्यादा मुआवजा देंगे, और यदि क्रॉप लॉस 50% नहीं 33% होगा तब भी हम देंगे। यानी पिछले 60 सालों में जो सुधार नहीं हुआ वो 1 साल में यदि किसी ने किया है वो मोदी जी ने किया है। अनंत कुमार जी, ये एक खुला मंच है, हम लोगों के सवाल लेंगे और साथ साथ हम ट्विटर पे दर्शकों को कह रहे हैं कि आज तक मंथन पर अगर आपके सवाल हैं तो आप हैशटैग लेके आपके पास कुछ सवाल पूछेंगे। पर उसके पहले एक आखिरी सवाल, ये जो योजनाएं हैं बड़ी अच्छी हैं, जनधन योजना हो, अटल बीमा योजना हो, सवाल एक ही है कि देश में 67 साल में योजनाएं बहुत हुई हैं, उनका बेनिफिट किस हद तक आम आदमी तक पहुंचता है, इस पर सबसे बड़ा सवाल है। राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपए में से 15 पैसे ही उस व्यक्ति तक पहुंचते हैं जिसको उसकी जरूरत है, बाकी पैसा लोग खा जाते हैं। क्या करेगी आपकी सरकार ताकि जो 1 रुपया है उसमें कम से कम 90 पैसे, मैं तो 1 रुपया भी नहीं, 90 पैसे 1 रुपया में से उस आम आदमी तक पहुंच पाए? उसमें कहां फर्क आ रहा है? देखिए, एक बहुत बड़ा फर्क आया है, उसका वाहवाही पूरा देश कर रही है। पिछले 10 साल में यूपीए सरकार यानी स्कैम वाली सरकार, घोटालों की सरकार ऐसे हुई थी, लेकिन पिछले 1 साल में मोदी जी ने देश के सामने ये साबित किया, ये स्कैम फ्री सरकार है, ईमानदार सरकार है और प्रामाणिक सरकार है। Sir, you are from South India. A viewer has asked me, please ask Anant Kumar to repeat something that he said in English. When I asked you the question about Rahul Gandhi and Rahul Gandhi calling you a suit boot sarkar, what is your response to Rahul Gandhi today when he says that Anant Kumar, Narendra Modi ji's government is a suit boot government? I think the best word in English also is झूठ लूट की सरकारी बेहतर वर्ड है, because he will understand, the caller will understand. So you're saying that Rahul Gandhi or the UPA government was a झूठ लूट सरकार? It is a झूठ लूट सरकार. Everybody understands झूठ लूट even in South India. Everybody? Okay, fair enough. Because झूठ in North India, झूठ in East India, झूठ in West India, झूठ in South India,
and loot in all these directions is same. Therefore, people understand झूठ लूट की सरकार वो राहुल और सोनिया की सरकार. I see. Okay. Anand Kumar, you are in fighting form. Let me open this up to the audience as well as get in questions that are there coming in on social media. If you have a mic, it will be easier. अगर आपके पास mic हो तो आप mic का इस्तेमाल कीजिए. जी बताइए. सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि आपकी सरकार जो है वो प्रो पुअर है, बट जो आप सब्सिडीज पे मतलब कट कर रहे हैं और हेल्थ में या एजुकेशन की स्पेंडिंग में भी कट किए गए हैं, तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, भारत सरकार ने सोशल सेक्टर में किसी चीज को कमी नहीं किया है. तो क्या हुआ है, देश भर के जो प्रदेश सरकारें हैं वो चाहते थे अनटाइड फंड्स, यानी यदि आप योजना बनाओगे तो दिल्ली में बैठ करके क्यों बनाओगे, और दिल्ली में बना करके पूरा देश को उसको कैसे फिट करोगे. इसीलिए हमको अनटाइड फंड्स दीजिए. तो जब 14th फाइनेंस कमीशन ने 32 से 42% पैसा देने का तय किया, यानी 1,80,000 करोड़ रुपए ज्यादा प्रदेशों को देने का तय किया, नरेंद्र मोदी सरकार ने उसको मान लिया और पूरा पैसा ट्रांसफर किया. आनंद जी नहीं, आनंद जी इस पे थोड़ा, अभी तक वो पैसा ट्रांसफर एक हुआ नहीं है. बजट में आपने आश्वासन दिया कि वो राज्यों को जाएगा. एक नंबर 2, अभी भी आप देखिए एजुकेशन और हेल्थ में आपने ज्यादा कोई इन्वेस्ट नहीं किया. हेल्थ में, स्वास्थ्य में 3.5% ही टोटल आपका इन्वेस्टमेंट है और टोटल जीडीपी, जो बाकी देशों से बहुत कम है. एजुकेशन में भी बहुत कम है. ये नहीं कि पिछली सरकारों ने ज्यादा इन्वेस्ट किया था, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार वाकई गरीबों के साथ है तो हेल्थ और एजुकेशन में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए. देखिए, हमको कंपैरेटिव देखना होगा. यदि ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मैं भी जानता हूं एजुकेशन पर यानी पूरा बजट का 10% खर्चा करना होगा, हेल्थ के ऊपर 10% खर्चा करना होगा, यानी वो 10% के तरफ हम बढ़ रहे हैं. लेकिन यहां मैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के बारे में आपके सामने रख रहा हूं. जो टाइड फंड्स था उसको अनटाइड करने का, यानी उनको सीधा सीधा प्रदेशों को ट्रांसफर करने का एक अहम निर्णय मोदी सरकार ने लिया. हमने प्रदेश सरकारों को कहा, देखो नॉन प्लान के अलावा इतना ज्यादा प्लान फंड्स अनटाइड होकर के, यानी हमारा कोई योजना नहीं होते हुए आपके पास रहेगा, आप इसको खर्च करो एजुकेशन के ऊपर, आप इसको खर्च करो हेल्थ के ऊपर. आप कहीं मानते हैं कि वाकई अगर अच्छे दिन आने हैं तो वो केवल नरेंद्र मोदी जी और दिल्ली में नहीं आएंगे, जब राज्यों में फर्क आएगा तब अच्छे दिन आएंगे, ये आप मानते हैं? इसलिए मोदी जी बार बार कहते हैं इट इज टीम इंडिया. Prime Minister and all the chief ministers together, it is Team India. Because until now I thought it was Team Modi. Today you are saying that it is Team India. Until now we were always told Achhe Din is about Team Modi. First we were told it is about Narendra Modi. Now then you said Team Modi. Today you are saying Team India. Our Prime Minister Narendra Modi always said it is Team India only. So that he always said India first. That includes Mamta Banerjee, Jayalalitha, a Congress chief minister like Harish Rawat. Everyone is part of this team. It includes all the states. किसी प्रदेश के साथ उसका रूप रंग कुछ भी हो, पॉलिटिकल रूप रंग कुछ भी हो, किसी प्रदेश के साथ मोदी सरकार भेदभाव नहीं करेगी, सबके साथ समान व्यवहार होगा. तो सबका साथ सबका विकास इंक्लूड्स बंगाल का विकास, आपके कर्नाटका जहां सिद्धरामैया कांग्रेस के नेता हैं वहां भी उनका भी विकास, क्योंकि वो सिद्धरामैया का विकास नहीं होगा, कर्नाटक का 6.5 करोड़ जनता की विकास होगी. वो केवल मात्र ममता जी का विकास नहीं होगा, पूरा वहां जो हमारे बंगाल के बंधु है उनका सबका विकास होगा. ऐसे सब प्रदेशों का विकास जब होगा, कांग्रेस सब भारत का विकास होगा. यानी कर्नाटका के खिलाफ, आपके राज्य के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि वहां कांग्रेस का मुख्यमंत्री है. मैंने बार बार कह रहा हूं, राजनीतिक रूप रंग के कारण कोई भेदभाव नहीं होगा. पूरा सभी 125 करोड़ देशवासियों के तरफ भेदभाव रहित एक ही तरफ के व्यवहार भारत सरकार करेगी, मोदी सरकार करेगी. Yes, sir. The mic, sir. If you can take the mic. आपने जिनको उपलब्धि बोला है, उपलब्धि इज एन आउटकम फाइनल.
क्या ये जो 3 आपने बताए हैं ये शुरुआत है कि उपलब्धि है? मैंने पहले से कह रहा हूं नो, मेरा आपने इनको उपलब्धि बोल के राजदीप को बोला गया। हाँ, उपलब्धि है जब आउटकम आ जाए। मेरे हिसाब से 73 अमेंडमेंट 74 अमेंडमेंट को लागू करो, वो उपलब्धि होगी किसानों के लिए, वो उपलब्धि होगी शहरों के लिए जो आपने बोला। तो ये इनिशिएटिव यस, लेकिन इसको उपलब्धि कह देना मेरे साथ ठीक नहीं है। हमारे राजदीप भाई ने उपलब्धियों को गिना रहे थे। मैंने कहा यदि कोई ठोस उपलब्धि हम करना चाहते हैं और शाश्वत उपलब्धि करना चाहते हैं तो सही दिशा में स्पष्ट नीति से सही ढंग से चलना पड़ेगा, वो इनिशिएटिव शुरू करना पड़ेगा। वो मार्ग हमने प्रशस्त किया है, उस तरफ हम अग्रसर है। इसीलिए जब उस तरफ, उस दिशा में हम अग्रसर है, जरूर हम उस उपलब्धियों को हासिल करेंगे। अशोक, आपके डिपार्टमेंट से मैं के लिए सवाल पूछता हूं कि आज जो फर्टिलाइजर कंपनीज हैं उन्होंने इस तरह का प्रोपेगेंडा कर दिया है कि पर एकड़ जितना फर्टिलाइजर लगना चाहिए उससे 10 गुना से भी ज़्यादा फर्टिलाइजर किसान यूज कर रहे हैं। इसके लिए किसानों को पढ़ाने की आवश्यकता है जिससे कि वो ठीक अमाउंट का फर्टिलाइजर यूज करें। अगर मोदी गवर्नमेंट ने इस बारे में कोई कदम उठाया है तो उसका एडवांटेज ये होगा कि एक तो फर्टिलाइजर की कमी होगी, किसान के ऊपर बोझ कम होगा और फर्टिलाइजर की ब्लैक मार्केट कम होगी। इसके बारे में आपने क्या स्टेप उठाया है? मोदी सरकार ने आते ही हमने पूरा देश भर के हमारे किसानों के जमीनों का सॉइल टेस्टिंग के बारे में हमने तय किया है और उसके साथ 1150 से अधिक सॉइल हेल्थ टेस्ट करने की लैबोरेटरीज भी हम लगाने वाले हैं और सभी किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने वाले हैं और उस सॉइल हेल्थ कार्ड के ऊपर बैलेंस फर्टिलाइजेशन के लिए जो फर्टिलाइजेशन करना उसका प्रिस्क्रिप्शन भी उनको देने वाले हैं। तब मैंने आपको कह रहा था, यानी यूरिया में हम आत्मनिर्भरता भी चाहते हैं, यूरिया सस्ते दाम में मिले वो भी चाहते हैं, लेकिन यूरिया का खपत कम हो, बैलेंस फर्टिलाइजेशन हो, इसके लिए भी हम ये नीम कोटिंग भी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ जो बायो फर्टिलाइजर है और वेस्ट टू कंपोस्ट है, यानी 40 मिलियन टन वेस्ट उत्पाद होता है हमारे शहरों में, उसको यदि हम कंपोस्ट करेंगे वो 4 मिलियन टन का हो जाएगा, यानी 40 लाख टन का कंपोस्ट मिलेगा। लेकिन आज के दिन में केवल मात्र 12 लाख टन का हम कंपोस्ट यूज कर रहे हैं। यदि इसके लिए सब्सिडी दे करके यूरिया से कम दाम में इसको बेचने के लिए हम मुहैया करेंगे तो देश में एक बैलेंस फर्टिलाइजेशन का माहौल बनेगा। इसके बारे में भी हम काम कर रहे हैं। अशोक, अनंत कुमार जी, एक सवाल है, थोड़ा पॉलिटिकल सवाल पूछना है, थोड़ा मंत्रालय से हटके। आपके बारे में कहा जाता है कि अभी कला है आपके पास कि कैसे किसके नजदीक पहुंचा जाए। जब मोदी सरकार बन रही थी तो आपका मंत्रालय मिलना मुश्किल हो गया था कि आपको मंत्री नहीं बनाया जाएगा। सब लोग लगे थे कि अनंत कुमार मंत्री ना बने, जबकि वाजपेयी गवर्नमेंट में बड़े बड़े मंत्री रहे, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, काफ़ी विभाग थे आपके पास। लेकिन स्थितियां बदली तो आप आज अमित शाह के बहुत क्लोज हैं, नरेंद्र मोदी के बहुत क्लोज हैं। पूरी सरकार के मंत्रियों की डिप्लॉयमेंट, 1 साल के जो जश्न मना रही है सरकार, उसकी डिप्लॉयमेंट आप देख रहे हैं। तो ये क्या कला है आपके पास कि जब आपका अंत करने की कोशिश कर रहे थे अनंत कुमार का, तो अब आप इतने नजदीक हो गए दोनों के कि कोई भी मीटिंग आपके बिना पूरी ही नहीं होती है। यदि मेरे नाम में ही अनंत है तो मैं कैसे अंत हो जाऊंगा? तो जब तक मैं रहूंगा पार्टी के कार्यकर्ता और जनता के सेवक के जैसे मैं काम करता रहूंगा। जब आप जनता के सेवक बनोगे, पार्टी के कार्यकर्ता जैसे कार्यकर्ता मनोभूमिका से काम करोगे तो हर एक के नेतृत्व में, हर एक के साथ आप उतना ही घनिष्ठता से काम करते रहोगे। यानी आप कह रहे हैं इस 1 साल में ये जो एक प्रचार चल रहा था कि कैंप्स है बीजेपी में, अडवाणी कैंप है, मोदी कैंप है, अब खत्म हुआ है, एक ही व्यक्ति है, एक ही कैंप है, टीम मोदी। देखिए, बीजेपी में शुरुआत से एक ही कैंप है, वो बीजेपी कैंप है, लेकिन वो अलग अलग कैंप का जो प्रचार होता है, दुष्प्रचार होता है, वो
देखने वालों के आंखों में है, लेकिन यदि ये कैंप है लगातार, क्योंकि शुरुआत से मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, 75 में मैं जेपी आंदोलन में जेल गया। तो हिंदू डिवाइडेड परिवार नहीं है, इट इज नॉट ए हिंदू डिवाइडेड परिवार। हिंदू डिवाइडेड परिवार जो कहा जाता है बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी हिंदू अनडिवाइडेड परिवार है। हिंदू अनडिवाइडेड परिवार। और एक आखिरी सवाल लेते हैं, कोई और सवाल? हाँ आलोक जी। कुमार जी, आपने बहुत अच्छा हिसाब बताया जो हम नहीं जोड़ पा रहे थे। 17,000 करोड़ एक खाते में आ गया और दूसरे में भी 300 रुपया लोगों ने जमा किया, और भी करेंगे, हम लोग शुभकामना दे रहे हैं। लेकिन इस तरह से गरीबों से आपने खजाना तो भर लिया, क्योंकि रोज हमने भी इंश्योरेंस करा रखा है 10-15 साल से। भगवान न करे अभी जरूरत नहीं पड़ी कि ऑपरेशन कराना पड़े, लेकिन जब टेस्ट के लिए जाते हैं तो 5,000, 10,000, 20,000 रुपये लगता है। तो आप जनता का जो हेल्थ सेक्टर में जो कुछ कर रहे हैं कॉमन लोगों के लिए, वो जो अस्पताल सुविधाएं बढ़ाना चाहिए, उसके बजाय जनता से पैसा लेकर, जो हो सकता है 10 साल तक उसको भी जरूरत न पड़े ऑपरेशन की, मरने की नौबत ना आए, उसके घर में लोग जिंदा ज़्यादा रहें, ये तो शुभकामना आप भी देंगे। तो ये पैसा खजाने में भर रहे हैं, उसमें जनता को नहीं मिल रहा है। उनको तात्कालिक लाभ अगले वर्षों में, जब तक आप 4 साल ही मान लीजिए, 5 साल बाकी हैं, उसमें लोगों को दवाई में, खास करके केमिकल्स आपका डिपार्टमेंट है, उसमें टेस्ट में और ऐसे अस्पताल कैसे बढ़ सकें, क्योंकि वैसे आपका हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं है, लेकिन ये आप मानेंगे कि इस तरह से उसमें खर्च में जो इन्होंने कहा, वो खर्च में पहले से कमी हो गई है। मैं अभी आंकड़ों को विस्तार से नहीं जा रहा हूँ, उसको आप कैसे पूरा करेंगे? देखिए, यदि पिछले 60 साल के हम हिसाब किताब लेंगे तो देश के इन्वेस्टमेंट में, किसी का भी सरकार हो, इन्वेस्टमेंट में आम आदमी का, आम जनता का जो सेविंग्स है उसका ही बड़ा मात्रा है। यानी 34% तक स्मॉल सेविंग्स से इन्वेस्टमेंट होती है, नॉट बाय एफटीआई, नॉट बाय एनी अदर थिंग। और यदि लोग 15,000 करोड़ रुपए भरा है, ये लोगों का पैसा है, यदि खजाना है उनका खजाना है, हम केवल मात्र ट्रस्टी है, भारत सरकार ट्रस्टी है। और जो इंश्योरेंस यदि 7 करोड़ लोग एक 15 दिन में आकर के इंश्योरेंस करवाए तो उनको एक भरोसा जगा है। हमें पिछले 50 साल में कोई इंश्योरेंस नहीं मिलता था, एक्सीडेंट भी नहीं मिलता था, लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं मिलती थी, तो आजकल एक इंश्योरेंस मिल रहा है। ऐसे एक सोशल सिक्योरिटी का उपकरण हमको मिल रहा है, इसलिए वो आकर के इंश्योरेंस बना करके रखा है। और आपने दवाइयों की बात की, और पिछले 1 साल में 300 से ज़्यादा लाइफ सेविंग ड्रग्स, जो कैंसर का है, जो ब्लड प्रेशर का है, डायबिटीज़ का है, एनाल्जेसिक है, जो HIV एड्स का है, वो सारे चीज़ों को मोदी सरकार ने ड्रग प्राइस कंट्रोल के नीचे लेके आई है। यानी पूरा देश भर में जेनरिक औषधियों का, यानी जनौषधि स्टॉल्स शुरू करना और 3,000 जनौषधि स्टॉल्स शुरू करना, उसमें जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, एसेंशियल मेडिसिन है, उसको 40%, 50%, 60% कम दामों में लोगों को मुहैया करना, ये हमारी सरकार की योजना है। और उसके साथ हमने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है, जन समाधान पोर्टल है, यानी दवाइयों के कमी के बारे में, दवाइयों के दाम के बारे में, दवाई की क्वालिटी के बारे में, उस नंबर पर कोई भी कॉल कर सकते हैं। आखिरी सवाल सर, किसी एक उद्योगपति ने कुछ दिन पहले कहा कि वो आपके मंत्रालय आए थे, आपके ब्यूरोक्रेट से मिले, एक आसान सा प्रोजेक्ट उनको क्लियर करना था, कोई उसमें करप्शन नहीं था, कुछ नहीं था। उस ब्यूरोक्रेट ने कहा, देखिए मैं इस पर दस्तखत नहीं करूंगा जब तक पीएमओ से इंस्ट्रक्शन नहीं आए। क्या ये सही है कि इस सरकार में हर चीज, हर मंत्रालय को पहले पीएमओ से आदेश लेना पड़ता है, तभी आप कोई दस्तखत करने के लिए तैयार होते हो? क्या कहीं डर है पीएमओ का, या कहीं एक इंस्ट्रक्शन है कि हर मंत्रालय को हर प्रोजेक्ट को क्लियरेंस के लिए पीएमओ के ब्यूरोक्रेट या पीएम खुद से ओके लेकर, अप्रूवल लेकर तभी आप क्लियर कर सकते हो? राजनीति से इससे ज़्यादा सच्चाई से दूर की बात कोई नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे पास
केमिकल और पेट्रोकेमिकल है जी। केमिकल और पेट्रोकेमिकल पूरा लिबरलाइज्ड है, यानी उसके लिए किसी मंत्रालय में आकर के किसी को कोई परमिशन लेने का जरूरत नहीं है। कभी कभी होता है। एक मिनट ना। दूसरा फार्मास्यूटिकल्स है। फार्मास्यूटिकल में आज के दिन में 10,000 कंपनियां हैं और किसी कंपनी को मेरे पास आने का जरूरत नहीं होता है। और बाकी बचा फर्टिलाइजर में जो बंद पड़े थे ऐसे कंपनियों को हम शुरू कर रहे हैं, यानी गोरखपुर का फर्टिलाइजर प्लांट, बरौनी का फर्टिलाइजर प्लांट, तलचेर का, रामगुंडम का शुरू होने वाला है। और हम नामरूप के बारे में, वैसे सिंदरी के बारे में भी निर्णय लेने वाले हैं। लेकिन इन सारे फर्टिलाइजर प्लांट को हम जब शुरू करने वाले हैं उसके लिए हमने ग्लोबल बिडिंग करने वाले हैं। वहां भी कोई व्यक्ति को मंत्रालय आने का जरूरत नहीं है। इसलिए आप मुझे बताइए, अगर आपको कोई ठोस निर्णय लेना पड़े आप खुद ले पाते हैं या आपको प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय से आपको पहले क्लियरेंस लेना पड़ता है, यस और नो? देखिए, आज तक जो निर्णय हमारे मंत्रालय में हमने किया है वो सभी निर्णयों का इनिशिएटिव हमारे मंत्रालय ने शुरू किया है। बाद में जैसे पिछले 60 सालों में प्रथा है वो सर्कुलेट होता है। सर्कुलेट होने के बाद कैबिनेट में डिसाइड होता है और माननीय प्रधानमंत्री जी हर कैबिनेट मीटिंग में काफी हम चर्चा भी करते हैं और प्रधानमंत्री जी हमको प्रोत्साहन भी देते हैं। आप नए चीजों के बारे में इनिशिएटिव लो, नए चीजों के बारे में नए इनोवेशंस को लेकर के आगे लाओ और सबको बोलने का मौका मिलता है। डज एवरीबॉडी गेट टू स्पीक इन कैबिनेट मीटिंग्स? I think now we are entering into triviality because compared to वाजपेयी, because you are आप No, I don't. वाजपेयी जी के टाइम पे और मोदी जी, सबसे बड़ा फर्क बताइए। आखिर में मुझे बताइए, वाजपेयी जी और मोदी जी में सबसे बड़ा फर्क क्या है? आप दोनों के नजदीक है। देखिए, अटल जी के जमाने में और मोदी जी के अब के सरकार में दोनों में हम 2-3 घंटे का कैबिनेट मीटिंग करते हैं। 2-3 घंटे का कैबिनेट मीटिंग यानी काफी चर्चा, बहस, ये सारी चीज हो करके, ड्यू डिलीजेंस हो करके वहां हम निर्णय करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे 6 साल इस देश को संचालन किया, वो एक इंस्पिरेशन है, वो एक मॉडल है। और उस मॉडल और उस इंस्पिरेशन के ऊपर आज के दिन में नरेंद्र भाई मोदी देश को आगे लेके जा रहे हैं। मुझे लगता है यानी जो पिछले एनडीए सरकार और आज के एनडीए सरकार का मूल मंत्र रहा सुशासन और गरीब कल्याण। ये सुशासन और गरीब कल्याण ईमानदारी के साथ करने का दोनों का एक ही कॉमन थ्रेड रहा है। अनंत कुमार जी, अब आज भी आप स्पोक्स पर्सन जब थे तब भी आप सवालों का बड़ा जवाब देते थे, आज भी वैसे ही जवाब दे रहे हैं। आपने हमें आज स्लोगन दिया है, आज के शुरुआत के कार्यक्रम में आपने हमें 1 साल का स्लोगन दे दिया है, साल एक शुरुआत अनेक। अनंत कुमार जी, आज से यहीं से शुरुआत करते हैं। आज के मंथन पर आपने हमसे बात की, आज तक पर आप आए और आपने एक दिशा दी है आपके मंत्रालय के बारे में और सरकार के बारे में। इसके साथ और एक स्लोगन भी हमने दिया है, इसके साथ दीजिए। मोदी सरकार विकास लगातार। ये स्लोगन ज्यादा देने में डर है सर, कभी कभी स्लोगन आप बहुत देते हैं। ये सरकार का कभी कभी वही डर होता है कि स्लोगन बहुत हुए हैं, काम भी होगा ना? नहीं, देखिए, जितना हमने विचारों को आगे रखा है उतना हमने काम करने की कोशिश किया है। क्योंकि मैं जब आंकड़े बताता हूं आपको, इतना लाख करोड़ रुपए हमने ट्रांसफर किया और कोयले में जो यूपीए सरकार थी वो घोटाला की थी, लेकिन 3,30,000 करोड़ रुपए हम खजाने को लेके आने की कोशिश की। स्पेक्ट्रम में घोटाला किया, लेकिन 1,08,000 करोड़ रुपए को हमने खजाने में लेके आए। ये सारे स्लोगन्स नहीं है, ये हकीकत है। यानी नीम कोटेड यूरिया से लेकर के, पहल से लेकर के, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लेकर के, जनधन योजना से, जन सुरक्षा योजना से, कोयला और स्पेक्ट्रम नीलामी तक जो कुछ भारत सरकार ने किया है, और यमन में कैसे हमने बचावत की, और जैसे
यानी इराक से वो सारे नर्सेस को वापस लेके आया, उसके साथ नेपाल में जो राहत दिया, ये कोई स्लोगन नहीं है, ये मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार का कामयाबी है मित्र। स्लोगन या कामयाबी ये जनता डिसाइड करेगी। आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद वेरी मच। धन्यवाद। प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड लेडीज एंड जेंटलमैन, अनंत कुमार।